Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education। बच्चों नीट 2024 में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है एंड आई एम होपिंग कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। इसी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए जो एंड वक्त पे ये चाहता है कि आखिर इस वक्त पे कोई हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दे, ताकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आने वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट वो बच्चा अटेम्प्ट कर पाए। इस वीडियो के अंदर खास बात ये है कि ये फास्ट रिवीजन होने वाली है। वन शॉट में हम आपका पूरा चैप्टर कवर कराएंगे एज वेल एज एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं एज वेल एज जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। एक तरीके से आपको बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से अंडरलाइन आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी और अपना हाइलाइटर साथ लेकर बैठो ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करो। अगर आप हमें हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो नहीं करते हैं, सो प्लीज डू फॉलो अस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी हमारे दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम होपिंग कि आपने सब्सक्राइब अब तक कर लिया होगा, बिकॉज आपके नीट 2024 एग्जामिनेशन तक आप लोगों के साथ होने वाले हैं हम। उसके बियॉन्ड भी आप लोगों को गाइड करेंगे आपकी एग्जामिनेशन के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए नीट 2024। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इससे पहले चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे जरूर फॉलो करें। ठीक है, इस पूरी 2 से 3 पेजेस पर ना ऐसा कुछ भी इतना अलग नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से जानना है या फिर आपको बहुत टाइम लगेगा जानने में। तो मैं आप लोगों को एक बार एक बहुत छोटी सी चीज कराना चाहती हूँ, वो ये है कि आप एक बेसिक समझ लो। ठीक है, एक हमारे एरिस्टोटल थे, ठीक है, दूसरा हमारे कार्लस, ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हमारे अर्नस्ट हैकल, ये आप लोग साथ साथ बनाओ, चलो बच्चों ये आप लोग साथ साथ बनाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवे थे आर। आज के बाद आप कभी भी ना भूलोगे नहीं इस चीज को कि कौन कब आया और किसने क्या किया। क्लियर, ये पांचों आपको याद होने चाहिए। अब इन पांचों का काम बता देती हूँ। ठीक है, इन्होंने एरिस्टोटल ने यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्लासिफिकेशन किया था? दो किंगडम के बीच का, एक था प्लांट्स, मतलब दो टाइप में करा था, दो किंगडम में नहीं, एक था एनिमल्स। और किस बेसिस पे किया था इन्होंने? प्लांट को कह दिया था हर्ब्स छोटे वाले, उससे बड़े श्रब्स, उससे बड़े ट्री। ठीक है, और एनिमल का इन्होंने क्या बताया था? किसी के अंदर आरबीसी थी और किसी के अंदर आरबीसी नहीं थी, विद और विदाउट के बेसिस पे। ठीक है, फिर आए कार्लिस लीनियस जिन्होंने आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इन ये टू पे अटक गए थे। ठीक है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, दो किंगडम बताए थे, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, जो आपके शुरू के 4-5 पेज है ना, उसमें यही गिवन है जो मैं आपको एक स्लाइड में बताने वाली हूँ। क्लियर है? तो इन्होंने बोला प्लांटे जो हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है और एनिमिलिया के अंदर नो सेल वॉल। ये इनका बेसिस था। कोई फोटोसिंथेटिक, कोई प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इसके बेसिस पे इन्होंने नहीं क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक रहा जिसको अर्नस्ट हैकल ने पकड़ लिया। और अर्नस्ट हैकल ने 3 में 3 किंगडम यानी कि 3rd नंबर पे आए तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल के साथ आपका प्रोटिस्टा भी इंक्लूड कर लिया। क्या इंक्लूड कर लिया? प्रोटिस्टा भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इंपॉर्टेंस दी। उसके बाद आए हमारे कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया?
एक हमारे मोनेरा है जो कि प्रोकैरियोट है, उसको इन तीनों के साथ इंक्लूड कर दिया। अब हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। बन गया नहीं बन गया? बन गया ना। फिर आए हमारे 1969 में कौन आया? बिल्कुल आर.एच. विटेकर, जिन्होंने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और वो 5 कौन से किंगडम दिए थे? मोनेरा जो हमने अभी देखा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, एक और ऐड कर दिया फंजाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, यही सब यहाँ पर गिवन है बच्चों। एरिस्टोटल थे, अर्लीस्ट थे टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस था उनका क्लासिफिकेशन का। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को कर दिया था, और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, जिनके अंदर था उनको उन्होंने एनिमल में रखा, जिनके अंदर नहीं था उनको उन्होंने रखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। लीनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम दिए, प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को डिस्टिंग्विश नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये इनके क्या थे? ड्रॉबैक्स थे, और हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन केम। इसी वजह से हमारा क्या आया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। क्लियर है ये चीज आपको? उसके बाद हमारे आर.एच. विटेकर आए। ठीक है, आर.एच. विटेकर के बारे में आपने सुना है, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आपको ये नहीं भूलना, जो मैंने ये बताया था ये आपको नहीं भूलना। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारे आर.एच. विटेकर ने 1969 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया दे, और इनका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? इन्होंने क्या इंक्लूड किया था? सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 इनके बेसिस थे जिसको इन्होंने क्या किया था, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। उसके बाद अब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कर दिया, उसके बाद एक और तरीके से हमारा सिस्टम क्लासिफिकेशन का आया। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया? जो 3 डोमेन सिस्टम है उसको लेकर आया गया, जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन, और इसीलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आर्किया, यूकैरिया, और हमारा तीसरा कौन सा है? प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, आर्किया जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स सारे मोनेरा इसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आपके यूकैरियोट्स वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 डोमेन सिस्टम है, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हो। इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया किसके अंदर? मोनेरा के अंदर, और यूनिसेल्युलर को ग्रुप किया गया प्रोटिस्टा। ऐसे आपका किंगडम प्रोटिस्टा आया। ठीक है, ऐसे आपका किंगडम प्रोटिस्टा आया। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो आपको पता चला कि पहले जब आपने देखा था तो आपका मोनेरा, प्लांट और एनिमिलिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन जब 4 हुए तो आपको याद है प्रोटिस्टा भी आ गया था। यहां पर आप देखो प्रोटिस्टा भी आ गया था, है ना? प्रोटिस्टा भी ले आए थे यहाँ पर। तो वो कैसे हुआ था? वो प्रोटिस्टा हम इसलिए ले आए थे क्योंकि हमने क्या किया, हमारे मोनेरा के अंदर तो हमने सारे कैसे ऑर्गेनिज्म रख दिए? प्रोकैरियोट। ठीक है, लेकिन जो हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको प्लांट और एनिमल से हमने ऐसे अलग किया, क्योंकि प्लांट मल्टीसेलुलर, एनिमल मल्टीसेलुलर, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन इवॉल्व होता गया। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, कितनी एवोल्यूशन आई है।
क्लियर है ये चीज? तो हम इस चैप्टर के अंदर हम RH विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया को प्लेस करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपकी, जो आप मिट्टी उठाओगे ना, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर आप लोगे, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, यहाँ पर रहते हैं। ऐसी जगह पर रहने वाले आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है ये? और कई इनमें से एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको हमारी क्वेश्चन की सीरीज में, उसमें इसके बारे में बताया था। बैक्टीरिया को आप 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो उनकी शेप के बेसिस पे। अगर मैं स्फेरिकल की बात करूं, यानी कि राउंड, तो हमारे कोकस शेप में आपको, जिनको प्लूरली आप कोकाई कहते हो, वो देखने को मिलेंगे। रॉड की तरह दिखने वाले, ऐसे दिखने वाले आपके बैसिलस यानी कि बैसिलाई होते हैं। अगर मैं कॉमा शेप की बात करूं, तो कुछ इस शेप में दिखने वाले आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया जो होते हैं ना, विब्रियो कहते हैं। ठीक है, और स्पाइरल, इस तरीके की शेप वाले आपके स्पाइरलम यानी कि स्पाइरला, जिसके पास फ्लैजिला होती है, वो कहलाएंगे। इन 4 बेसिस की शेप्स में आप इसे डिवाइड कर दोगे। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में भी 2 टाइप के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप ट्रू बैक्टीरिया की, अगर यू बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, और अगर ये मोटाइल होंगे, यानी कि मोटाइल का मतलब होता है बच्चों, अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके। और मूव कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी कर पाता है जब उसके पास इस तरीके से फ्लैजिला होती है। क्या होती है? फ्लैजिला होती है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, इट हैव क्लोरोफिल ए, जो कि प्लांट की तरह एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स भी है। ठीक है, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, एक साइनोबैक्टीरिया का ही आपको एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, डायग्राम देखने को मिल रहा है, आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। क्लियर है? फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर में भी मिलने को देख सकते हैं, मराइन टेरेस्ट्रियल एल्गे। लेकिन जो कॉलोनीज होती हैं, दे आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। ये देखो, ये आपको म्यूसिलेजिनस शीट या जेलेटिनियस शीट आप इसको कह सकते हो, ब्लू वाली। ठीक है, इससे ये सराउंडेड होते हैं। क्लियर है? some of these organism can fix atmospheric nitrogen specialized cell called heterocyst। मैं इससे अगर आपको पढ़ाऊं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये म्यूसिलेजिनस शीट, या फिर आप इसे कह सकते हो जेलेटिनियस शीट होती है। इसके अंदर एक ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये हेटेरोसिस्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो क्यों साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे सॉइल के लिए जरूरी है? बिकॉज वो जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल होगी उसको प्लांट के लिए अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि प्लांट, आप लोगों को पता है, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, और उसको यूज करते हैं, यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। तो आपने कितने टाइप के पढ़ लिए बेटा? यहाँ पर कितने टाइप के पढ़ लिए? अगर मैं इसे मिटा दूं और बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज मैं करा दूं, समझा दूं, ठीक है, कि भाई आपको इस वाले पेज को वापस खोलने की जरूरत ना पड़े, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक जगह लिखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है, एक जगह लिखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और एक तरफ लिखो हेटेरोट्रॉफ। क्लियर है? ये 3 में डिवाइड कर दो। अब इसमें आपका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया,
ठीक है। इसमें आपका कीमोसिंथेटिक में आपने क्या देखा, कीमोसिंथेटिक में आपने देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टी लिख दो। फिर हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, क्या काम है इनका, डिकम्पोज करने का। और ये क्या करते हैं, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, यानी कि आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। लिग्यूम में फिक्स करने के काम आते हैं नाइट्रोजन को, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन है। तो इस 3 पार्ट में डिवाइड करके आप इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, हम बात करें कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये वेल नोन डिजीज है जो अलग अलग बैक्टीरिया से हो जाती है। बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए है। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है। क्लियर। अब ये क्या करेगा, टाइम टू टाइम जब इसका डिवीजन का टाइम आएगा तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर जाएगा। बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। तो यहां से थोड़ा बल्ज्ड होएगा ये, एक सेकेंड, यहां से थोड़ा, एक मिनट, हाँ, यहां से ये बल्ज्ड होगा। ठीक है, और यहां से, ताकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सके। ठीक है, अब 2 वर्ड आप सीख लो, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। आगे भी आएंगे, मैं अभी बता दे रही हूँ। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में सिंपल होता है। ठीक है, डिवीजन, ठीक है, सॉरी फिजन, एक तरीके से फ्यूजन होना, मिक्स होना साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट का, दैट इज प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी आपके न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, दैट इज कैरियोगेमी। याद रहेगा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो माइक्रोब्स हैं वो स्पोर भी बनाते हैं, जैसे कि एंडोस्पोर। they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacteria to another। माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती और ये विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं मोनेरा किंगडम के बाद किंगडम प्रोटिस्टा पे। ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स यानी कि यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स, अब इनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। क्लियर है। उसके बाद यहां पर बता रहे हैं इनकी हैबिटेट। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकेरियोट, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमें पता है यूकेरियोट और प्रोकैरियोट्स में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। यूकेरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन भी हो सकता है, जिससे असेक्सुअल तरीके से होगा, और जाइगोट फॉर्म करके सेक्सुअल तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। ठीक है, क्राइसोफाइट के अंदर आपके डाई एटम आ जाते हैं, जिस, ठीक है, और आपकी गोल्डन एल्गे, ये इसके अपमोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, मराइन में भी मिलेंगे, खत्म। माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड वाटर यानी कि एक तरीके से वाटर पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, फ्लोट करते हैं इसलिए इसे प्लैंकटन कहा जाता है। ज्यादातर इसमें फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद बना सकते हैं। डायटम्स की सेल वॉल जो होती है ना, वो इट फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। ठीक है, सोप बॉक्स इस तरीके से ओवरलैप करते हुए 2 शेल होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप एक सोप के बॉक्स को जब बंद करते हो ना, उस तरीके से। क्लियर है ये चीज आपको? क्लियर है। डाई एटम क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल है ना। और जो वेल्स आपको वॉल्स देखने को मिलेंगी, वो आपको कैसी देखने को मिलेंगी, सेल वॉल देखने को मिलेंगी, वो कैसी, सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, तो वॉल्स जो है एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। सिलिका से एम्बेडेड होती हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। दस
डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। इस एक्यूमुलेशन की वजह से इनको डायएटमेशियस अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जब सिलिका को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा तो वो इकट्ठी होती जाएगी और उससे पूरा एक सरफेस बन जाएगा। राइट, क्लियर है। नाउ बीइंग ग्रिटी, इस सॉइल को हम यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप बनाने के लिए। ठीक है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर मैं बात करूं डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट खत्म हुआ प्रोटिस्टा में एक, नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट। आपको यहां पर देखो डायग्राम में देखने को मिल रहा है, इससे आप क्या समझ रहे हो, डाइनो, ठीक है, फ्लैजिलेट्स मोटाइल होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, ये इनकी हैबिटेट है मराइन, वो फ्रेश भी थे और मराइन भी थे। फोटोसिंथेटिक आपके क्राइसोफाइट्स भी थे, फोटोसिंथेटिक आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हैं। अपीयरेंस में देखते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये होता है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है उसके ऊपर बेस्ड करेगा कि ये किस कलर के होंगे। क्लियर। सेल वॉल जो है स्टिफ होती है, वो सेल वॉल भी रिजिड थी। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इसलिए डाई लिखा हुआ है, जिसमें से एक तो लॉन्गिट्यूडनली होती है और दूसरी ट्रांसवर्सली होती है बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, एक तो आपको लॉन्गिट्यूडनली दिख ही रही है। क्लियर है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिनका एग्जांपल है गोनियोलक्स, ये या एग्जांपल आप याद रखोगे। ठीक है, ये जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, दैट दे मेक द सच अपीयर सी अपीयर रेड। ठीक है, अगर ये ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो रेड है तो पूरे में फैल जाएंगे, और पूरे में फैलने की वजह से पूरी की पूरी जो नदी है सी है आपको रेड दिखेगी, जिसको हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज होते हैं बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेस, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर द मराइन लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फ्रेश और मराइन दोनों, ठीक है, सॉरी मराइन एंड फ्रेश दोनों, ऐसे याद रखो, एम एंड एफ, मराइन भी है फ्रेश भी है। उसके बाद हम अगला गए तो सिर्फ मराइन है, अगला गए तो सिर्फ फ्रेश है। क्लियर। स्टेगनेंट वाटर में दिखते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसे कहते हैं पेलिकल। सेल वॉल नहीं होती है, पेलिकल होती है, जो कि यहाँ पर पेलिकल आपको देखने को मिलेगी जो कि प्रोटीन रिच लेयर है। दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलती है, एक शॉर्ट ये रही, एक लॉन्ग ये रही। ठीक है, जब ये फोटोसिंथेटिक होंगे, जब इनको सनलाइट मिलेगी, लेकिन सनलाइट नहीं मिलती है तो हेट्रोट्रॉफ का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे कि अब तक दोनों आपने फोटोसिंथेटिक पढ़े थे, लेकिन नेक्स्ट जब यूग्लिनॉइड्स आप पढ़ रहे हो तो ये फोटोसिंथेटिक भी है हेट्रोट्रॉफ भी है। ये है एक तरीके से फैकल्टेटिव, आप इसको कह सकते हो कि इसको जब मिल रही है सनलाइट तो ये अपना काम फोटोसिंथेटिकली कर रहा है, जब नहीं मिल रही तो ये किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हाइयर प्लांट्स। एग्जांपल यूग्लिनॉइड्स का बिल्कुल सिंपल यूग्लिना। क्लियर। स्लाइम मोल्ड स्लाइमी नेचर के होते हैं, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक। ठीक है, अब तक कोई भी सेप्रोफिटिक नहीं आया था ना। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, बॉडी मूव करती जाती है और पीछे क्या छोड़ देती है, ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये रखना यहां से यहां तक फेवरेबल कंडीशन है कि भाई एक एग्रीगेशन बनाया, एक इकट्ठा हुआ जिसे प्लाज्मोडियम कह दिया, जो ग्रो होता जाएगा और स्प्रेड होता जाएगा सेवरल फीट तक। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, वही बना हुआ प्लाज्मोडियम अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा जिसके अंदर स्पोर होंगे। मैंने कहा था स्पोर याद रखना बच्चों हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। स्पोर जो है उनके पास ट्रू वॉल होगी, इतनी रेजिस्टेंट कि उन्हें कोई, जैसे पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, कोई उनकी लेयर को क्या नहीं कर सकता, एक तरीके से डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और स्पोर को डिस्पर्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रोटोजोन की बात करें, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक थे हमारे क्राइसोफाइट, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेटिक थे। फिर हमने यूग्लिनॉइड्स की बात करी, ठीक है, वो हमारे क्या थे बताओ, फोटोसिंथेटिक थे या फिर क्या थे, बिल्कुल फोटोसिंथेटिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे। फिर हमने बात की
हमारे स्लाइम मोल्ड्स की, वो हमारे कैसे थे, कैसे थे, एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स, एस फॉर सेप्रोफिटिक। देन उसके बाद सिर्फ अकेला बचा हेट्रोट्रॉफ, तो हेट्रोट्रॉफ दे दिया हमने नेक्स्ट को, ठीक है। एमेबॉइड प्रोटोजोन का आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला पार्ट अच्छे से याद कर लेना, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर आपका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, जिसकी वजह से द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, क्लियर। उसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसके पास सीलिया होता है इसलिए इसका नाम सीलिएटेड है। स्पोरोजोन्स के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो स्पोरोजोन्स प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है, प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों के एग्जाम्पल एक ही एक दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमेबॉइड के अंदर आपको एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका वाला दे रखा है, ठीक है, क्लियर है, आपको क्लियर हुआ। अब हम आ जाएं फंजाई पर, हमारा मोनेरा भी हो गया, प्रोटिस्टा भी हो गया। अब हम आएंगे किंगडम फंजाई पर। किंगडम फंजाई के अंदर आपको इसकी कुछ क्लासेस याद रखनी है और इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। किंगडम फंजाई में ये जो भी आपको अंडरलाइन दिख रहा है अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो, मैं इसको जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। यहाँ पर इनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है, हैबिटेट अलग हो सकती है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने का काम आती है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, और ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट कहीं पर भी आपको देखने को मिलते हैं। इनकी एक कंडीशन है कि इन्हें वार्म और ह्यूमिड शेडी प्लेसेस चाहिए होती है जहां पर ह्यूमिडिटी हो थोड़ी। विद द एक्सेप्शन ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। ईस्ट के अलावा फंजाई आपको फिलामेंटस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी बॉडी इट कंटेन लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइफे कहते हैं, क्लियर है ये चीज। और यही हाइफे जब एक साथ आ जाता है, समझ लो एक हाइफे, दो, तीन, चार, ये नेटवर्क बना लिया इसने हाइफे, इसको हम क्या देते हैं, माइसीलियम, ठीक है। वही लिखा हुआ है दैट दे आर टुगेदर नोन एज माइसीलियम। कुछ हाइफे कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीनोसिटिक हाइफे। और कुछ जो होते हैं क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, ठीक है, इसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, बताओ, सीनोसिटिक हो गया। एक होता है सेप्टिक, एक होता है एसेप्टिक, ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, हमने देखा प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनकी काइटिन की बनी होगी और पॉलीसेक्राइड की बनी होगी। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, हेंस आर नोन एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। सिम्बायोइट्स जो किसी के साथ एसोसिएशन में, किसी के साथ मिलकर रहते हैं। जब फंजाई एल्गे के साथ मिलकर रहते हैं तो उसे लाइकन कहते हैं, और जब वो हायर प्लांट की रूट्स के साथ मिलकर रहते हैं उसे माइकोरहाइजा कहते हैं। रिप्रोडक्शन अगर फंजाई में देखें तो वेजिटेटिव तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाय स्पोर्स, और स्पोर्स कौन से हो सकते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। जबकि अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाय ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है। काफी सारे स्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो आप ये समझ लो, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव के अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन आ गया, और क्या आया बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के अलावा यहाँ पर देख सकते हो फिजन और बडिंग, फिजन आ गया, बडिंग आ गया। असेक्सुअल के अंदर स्पोर्स आ गए जो कि हमारे, एक मिनट, क्या है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल के अंदर आ गए हमारे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में। और ये बनते किस में है, फ्रूटिंग बॉडी, किस में बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में। इस तरीके से शॉर्ट कर लिया करो किसी चीज को समझने के लिए। अब मैंने आपको कहा था ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, मिलते हैं आपस में, कैरियोगेमी।
और मियोसिस तो आपको पता ही है, जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अगर जाइगोट है, जाइगोट 2n होता है, इसके अंदर आपने मियोसिस कर दिया यानी कि इसे रिडक्शनल डिवीजन के अंडर गो कर दिया, तो इट विल बी n, ठीक है, और क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। तो जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफे जो हैं कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। कुछ फंजाई के अंदर फ्यूजन जो होता है दो हैप्लॉइड सेल्स का, इमीडिएटली 2n सेल बना लेता है। हाउएवर, एक सेकेंड, हाउएवर अदर फंजाई के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है, जहाँ पर n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं और ऐसे फेज को हम डाइकैरियो फेज कहते हैं, जहां पर 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल में n+n कंडीशन में रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं डाइकैरियोन या डाइकैरियोफेज। और ये स्टेज आपको फंजाई में दो क्लासेस में मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर, जो मैंने आपको ये पार्ट बताया था। मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, की किस तरीके का माइसीलियम है, किस तरीके से स्पोर बन रहे हैं, किस टाइप से फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ये सारे बेसिस हैं फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करने की। फंजाई की क्लासेस में पहली क्लास आ जाती है फाइकोमाइसिटीज। फंजाई में पहली क्लास आ जाती है आपकी फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई। पी से फाइकोमाइसिटीज, पी से आपका प्रिमिटिव। ये कैसे है, दीज आर प्रिमिटिव। क्लियर है ये चीज, है ना। एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। कैसा होगा, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो है एंडोजीनस स्पोर, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। क्लियर है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जूस्पोर से होती है। जूस्पोर का मतलब मैंने पहले बताया था, जू में एनिमल चलते हैं, मतलब मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल। और स्पोर जो बनते हैं वो एंडोजीनसली बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। कुछ कॉमन एग्जांपल आपको फाइकोमाइसिटीज के देखने को मिलते हैं, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस जिसको आप ब्रेड मोल्ड भी कहते हो, और एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज। जो हमारा स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर हमारा, स्पोरेंजियम के अंदर आपको हैप्लॉइड एन कंडीशन लिख देती हूँ, स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। राइटिंग बेकार है लेकिन मैं बोल रही हूँ तो उस चीज को समझना, ठीक है। मोटाइल में जूस्पोर और नॉन मोटाइल में ए प्लेनोस्पोर। इस तरीके से डिवाइड करना सीखो। जब आप इस तरीके से डिवाइड करोगे ना, तब आप चीजों को अच्छे से पता लगा पाओगे कि हाँ भाई इस तरीके से चीजें होती हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो अगर मैं आप लोगों को, एक सेकेंड इधर रुकना, मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी पड़े इस चीज को समझना, ठीक है। चलो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये हमने अभी फाइकोमाइसिटीज की बात की। अब देखो समझ लो, ये है आपके हाइफे, ठीक है, हाइफे। क्लियर, ये क्या है, बाहर निकले हुए हैं, ये है हमारे H फॉर हाइफे। इनमें होगी प्लाज्मोगेमी, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिख सकते हो, प्लाज्मोगेमी हुई, जिसकी वजह से अब ये कुछ ऐसे बन गए, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस आ गया, इसके बाद इसका भी न्यूक्लियस आ गया, तो ये हमारे हो गए जाइगोस्पोरेंजियम। क्या हो गए, जाइगोस्पोरेंजियम। क्लियर। अब मेरे को इन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है, तो क्या होगा, कैरियोगेमी। क्या होगा, कैरियोगेमी, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये 2n कंडीशन में आ गया, 2n कंडीशन में आ गया, तो अब ये कैसा स्पोर बन गया, डिप्लॉइड स्पोर बन गया। कैसा बन गया,
डिप्लॉयड स्पोर बन गया। देन मुझे 2n में तो स्पोर चाहिए ही नहीं, हमेशा मेरा n कंडीशन में होगा, तो मैं करा दूंगी यहाँ पर मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होने की वजह से अब ये सिंगल सिंगल बन जाएगा और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये जो है ना, ये मेरे एन कंडीशन वाले स्पोर्स हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स हैं। ठीक है, हेप्लॉइड स्पोर आगे फिर जर्मिनेट करते हैं और ज्यादा जर्मिनेट करेंगे, वापस से इस तरीके से फंगस बन जाएगा हाइफे। तो ये आपकी लाइफ साइकिल थी फाइकोमाइसिटीज की। नेक्स्ट हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज मेन इंपॉर्टेंट है, सैक फंगाई इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, डीकंपोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब ये डंग पे भी ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल पेनिसिलियम आप इसका याद रखोगे। ठीक है, और यूनिसेलुलर में अगर मैं बात करूं तो ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस आप, तो इसके दो एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर का पेनिसिलियम, यूनिसेलुलर का ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। क्लियर है आपको? उसके बाद यहाँ पर माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। असेक्सुअल स्पोर्स जो हैं दीज आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। समझ में आया आप लोगों को? कोनिडियो 4 के साथ, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, अगर मैं यहाँ बताऊं, ये समझ लो आपका एक तरीके से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ऊपर हेप्लॉइड कोनिडिया प्रेजेंट है। ये हो गया कोनिडियो 4, PHORE। ठीक है, उसके बाद इस कोनिडियो 4 के ऊपर लगे हुए हैं हेप्लॉइड N स्पोर्स, जिसको मैं कोनिडिया लिख देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने कोनिडिया लिख दिया। क्लियर है ये चीज? जब मैं इसको कोनिडिया लिख रही हूं तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपके कोनिडिया है, क्या बोला था एनसीईआरटी ने कि ये एक्सोजीनस तरीके से बनेंगे, बन गए। ये आगे जाके जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट। जर्मिनेट करने के बाद वापस से ये कोनिडियो 4 तक पहुंचेंगे और वापस से एक्सोजीनसली आपकी क्या बन जाएगी? कोनिडिया बन जाएगी। क्लियर है? सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। ठीक है, और ये होते हैं फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प पे। ये एस्कोकार्प हो गई और इसके अंदर आपके क्या बन गए? एस्कोस्पोर बन गए। ये सेक्सुअल तरीका है। असेक्सुअल मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, कोनिडिया वाला। ठीक है, एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसको हम जेनेटिक वर्क में ज्यादा लेते हैं। ठीक है, मॉरल एंड ट्रफल एडिबल है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी ही कराया था मेरी क्वेश्चन की सीरीज में, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बना था वो, है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का। ठीक है, आप लोगों को एक बार ना इसकी लाइफ साइकिल भी करा के दिखा देती हूँ, सेक्सुअल लाइफ साइकिल। असेक्सुअल तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको एक बार ध्यान से देखना, आपको समझ में इजीली आ जाएगी। ये कोनिडियो 4 है। ठीक है, उसके ऊपर आपके ये मेल है और ये, एक सेकेंड, अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक सेकेंड देना, ये हम इस कलर से बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पर सेक्सुअल डाइकैरियोन स्टेज आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको हेप्लॉइड कंडीशन में हम आपको कोनिडिया शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग इसके कोनिडिया को लिया मैंने सिर्फ। ठीक है, मैंने इसको कोनिडिया को लिया। अब ये कोनिडिया क्या होगा? इसके बीच में होगी प्लाज्मोगेमी। क्या होगी? प्लाज्मोगेमी, जिसकी वजह से क्या होगा? क्या पढ़ाया था प्लाज्मोगेमी में? क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म फ्यूज होने लगता है। ये क्या हो गया? यहां पर आ गई डाइकैरियोन स्टेज। इसमें अब होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा? 2n कंडीशन, न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, मियोसिस करा देंगे। क्या करा देंगे? मियोसिस। अब क्या बन जाएगा? जो पहले बना था एस्कस,
फ्रूटिंग बॉडी, एस्कस के अंदर एस्को स्पोर्स, ठीक है, एस्को कार्प है, सॉरी ये एस्को कार्प। क्लियर है, क्लियर है ये वाली चीज सभी को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एस्किडियो स्पोर बन गए आपके, जो कि अंदर बने हैं, इसलिए एंडोजीनस हो गए, और वापस जर्मिनेट करेंगे तो ये इसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। क्लियर हुई ये वाली चीज, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं बेसिडोमाइसिटीज पर। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम, ये आप देख रहे हो कुछ ऐसे होते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी आप इसको कहते हो, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट मशरूम इनका नाम है, ब्रैकेट फंजाई इनका नाम है, पफ बॉल इनका नाम है, ठीक है। क्लब फंजाई भी कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं हम इनको, क्लब फंजाई भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये रहते कहाँ हैं, एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट, रस्ट एंड स्मट इनका प्लांट बॉडीज के ऊपर एज अ पैरासाइट रहने का एग्जाम्पल है। माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड और सेप्टेट। अब हम बात करें अगर असेक्सुअल स्पोर की, दीज आर नॉट जनरली फाउंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से आया था, ठीक है, कि बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं, असेक्सुअल स्पोर नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमन है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, क्लियर है यहाँ पर, एक सेकेंड, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर कैसे होते हैं, क्लियरली आपको एब्सेंट देखने को मिलते हैं, बट प्लाज्मोगेमी यहाँ पर फ्यूजन की वजह से होती है, दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होगा। क्लियर, इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। और कैरियोगेमी और मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, जो कंडीशन यहाँ थी ना सेम है, ठीक है, बस इसमें होने वाले फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प बोल देते हैं, अंदर बेसिडियो स्पोर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज, यूस्टिलेगो, पक्शीनिया और एगेरिकस एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, ड्यूट्रोमाइसिटीज बड़ा ही बेकार हुआ इनके साथ, इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन, ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल फेज है ही नहीं, ऐसा मतलब यहाँ पर सेक्सुअल फॉर्म्स जो हैं इनको डिस्कवर नहीं किया गया, और जब डिस्कवर किया गया उनको दूसरी क्लासेस में मूव कर दिया गया, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, और इनको रखा गया है किसमें, ड्यूट्रोमाइसिटीज की क्लास में, जिसके अंदर सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखा जाता है। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और कोनिडिया किस में आता था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, कुछ मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर, यानी कि डिकंपोज करते हैं। सम एग्जांपल्स आर ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, सभी के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मोनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, हमने फंजाई पढ़ लिया, इनके सब क्लासेस भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम किंगडम प्लांटेना प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमिलिया एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा सच गिवन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेना कि किंगडम प्लांटे के अंदर आपके सारे यूकैरियोटिक जिनके पास क्लोरोफिल होती है ना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं, और प्लांट सेल्स जो होते हैं दे हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, जिनकी काइटिन की बनी हुई थी ना उनको हमने फंगस में रख दिया, जिनकी सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल थी उसको हमने प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखना। क्लियर, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर। क्लियर, और किंगडम एनिमिलिया में भी आपको सब कुछ चैप्टर यहाँ पे खुद लिख रहे हैं कि चैप्टर 4 में आपको सारे फाइलम के इंपॉर्टेंट फीचर्स और किंगडम एनिमिलिया अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो आप यहाँ पर एक ओवरव्यू ले सकते हो कि ये किंगडम जो है इसके अंदर हम सारे हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, और प्लांटे में कौन से रखते हैं, ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
और इसके अंदर मल्टी सेलर होंगे और उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन प्लांट में सेल वॉल होती है। अब उसके बाद वायरस, वायरॉइड, प्रायन और लाइकन। लाइकन एसोसिएशन है, अभी बताया था, ठीक है। प्रायन्स जो होते हैं एक तरीके से हम देख सकते हैं, अब देखो वायरस जो है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज का आप एग्जांपल देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। और टीएमवी का यहाँ पर आप देख रहे हो, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पास डीएनए है, इसके पास आरएनए होता है। बाहर प्रोटीन की लेयर कैप्सिड ऐसी होती है, जबकि यहाँ पर हेड जो है कैप्सिड का प्रोटीनेशियस कैप्सिड ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया पर अफेक्ट करता है, ठीक है। और टोबैको मोज़ेक वायरस आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। उसके बाद दिमित्री इवानोवस्की 1892, इन्होंने कुछ माइक्रोब्स ऐसे देखे विच आर कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, जो कि टबैको के अंदर मोज़ेक एक पैटर्न होता है इस तरीके का, ऐसी कुछ डिजीज देखने को मिल रही थी। और फिर बाद में देखा गया कि ये बैक्टीरिया से भी कुछ छोटे हैं, बिकॉज ये कुछ फिल्टर जो बैक्टीरिया को छान देते थे, उन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी पास हो जा रहे हैं। बाद में एम.डब्ल्यू. बेजरनिक 1898 में आए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट किया एक इन्फेक्टेड प्लांट को टबैको के, और इट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, और नेम किया फ्यू पैथोजन वायरस, ठीक है। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कि अगर किसी और प्लांट में ये फ्लूइड लगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। WM स्टैनले फिर 1935 में आए और उन्होंने बताया कि ये वायरसेस जो है क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनर आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये लिविंग नहीं रहते, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि इनको लिविंग सेल की, लिविंग होस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये हमें WM स्टैनली ने बताया था। प्रोटीन्स के साथ साथ वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दैट कुड बी आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस के पास आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होंगे। एक वायरस के पास न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट करेगा प्लांट को हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है। बैक्टीरियल वायरस या फिर आप जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हो, ये जो आप देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जो मैंने आपको बताया था। इनके पास यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि स्मॉल यूनिट कैप्सोमर्स की मिलकर बनती है। कैप्सिड अगर बनी है ना, तो ये जो स्मॉल यूनिट आपको देखने को मिलेगी, दीज आर कैप्सोमियर्स, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। वायरसेस डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है कि किस ऑर्गेनिज्म से एड्स की डिजीज होती है, किस वायरस से। इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये प्लांट्स के सिम्टम्स हैं कि अगर प्लांट्स में कोई वायरस की डिजीज होती है तो उसके सिम्टम्स हैं। अगला है वायरॉइड्स। 1971 में टीओ डाइनियर ने डिस्कवर किया था एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा था, है ना, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहा था। और ये देखा गया कि इसके पास फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, कोई प्रोटीन कोट नहीं है। वायरस में तो एक आरएनए था, उसके बाहर एक प्रोटीन कोट थी, है ना, इसमें प्रोटीन कोट नहीं था, तो इसको नाम दे दिया गया वायरॉइड, ठीक है। वायरॉइड का आरएनए वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये डिफरेंस है वायरस और वायरॉइड में, कि वायरस के अंदर तो आपको प्रोटीन कोट मिलता है, लेकिन वायरॉइड के अंदर वो एब्सेंट होता है। प्रायॉन्स, प्रायॉन्स क्या है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, दिमाग की जो न्यूरोलॉजी की जो डिजीज होती है वो प्रायॉन्स की वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि प्रायॉन्स होते हैं एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, और इनका साइज सिमिलर होगा वायरस से। इन एजेंट्स को हम प्रायॉन्स कहते हैं। हमारी दो डिजीज यहाँ पर मेंशन है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसीफेलोपैथी, जिसे हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं कैटल में, और एक और है क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलती है। लाइकेंस हमें पता है एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। जो एल्गे का कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं, क्योंकि एल्गे फाइकोलॉजी
इंपॉर्टेंट। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोट कहते हैं क्योंकि माइकोलॉजी फंगस की स्टडी होती है। क्लियर है यहाँ पर। और लाइकन्स जो है दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिवाइज हो गया होगा, कोई भी ऐसा पोर्शन अब इसमें से नहीं रहा होगा जो आपको एक्सप्लेन करना रहता है। अगर कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक का नाम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगी। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके लिए वन शॉट में फास्टेस्ट तरीके से जितना मैं करा सकती थी मैंने आपको रिवाइज कराया है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम हम जल्द से जल्द करेंगे और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही अपलोड करूं आप लोग जल्द से जल्द उसे देख सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।